पहले यहाँ पे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट आके बोलते हैं कि अब एसीबी इनके पीछे पड़ने वाली है और दूसरे दिन यहाँ रेड पड़ जाती है। तो झंडा अब उठाया है। इनके हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा तो लहराया नहीं जाता था, वो तो अब लहराया जाता है 2014 के बाद। आज तक तो इनने झंडा उठाया नहीं था। अगर जम्मू कश्मीर इस वक्त भारत का अटूट अंग बन के है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ने भारत का झंडा उठाया हुआ था, उसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिसके करीब करीब 10,000 वर्कर्स मारे गए हैं मिलिटेंसी के दौरान। वो किसी और पार्टी ने वो बलिदान नहीं दिया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। और नारे सिर्फ भारत माता की जय के लग रहे थे, बीजेपी की जय की नारे नहीं लग रहे थे। तो इनका जो ये फेक नेशनलिज्म है, इसके बेस पे इनकी सियासत चलती है। ये कह रहे हैं कि हम ही भारत के नेशनलिस्ट हैं और कोई है ही नहीं। 280 सीटें थी टोटल स्टेट में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटें ली हैं। इसका मतलब ये है कि 204 सीटें वो हार चुकी है। इनके खिलाफ जो भी खड़ा हो जाता है ये उसको एंटी नेशनल का टैग लगा देते हैं और फिर इनका वो आईटी सेल बैठा होता है, वो उसको इतना उसको शेयर करता है उस चीज़ को कि वो लोगों के जहन में एक बात बैठ जाती है। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, और मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप फिर से जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। आपको पता है कि रविंदर रैना जी दौरे पर थे डोडा के, यहाँ पे उनके DDC कैंडिडेट को अप्रिसिएशन करने आए थे। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया। तो NC की तरफ से डोडा NC की तरफ से रिप्लाई देने के लिए जो उन्होंने बातचीत की थी यहाँ पर, उन सभी चीज़ों का रिप्लाई देने के लिए शादाब सोवर्दी जो हैं NC से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, पूरी बातचीत करेंगे और भी मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे कि रिसेंटली कांग्रेस ने आज रैली निकाली अर्नब गोस्वामी के ऊपर। तो NC का क्या कुछ इसके बारे में कहना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक यू। सर, मुझे ये बताइए कि रेड पड़ी आप पे? परसों आप ही से रविंदर रैना जी ने बोला था कि यहाँ पे ये एसीबी इनके पीछे पड़ने वाली है और कल रेड पड़ गई। तो कितना कुछ माल उनको मिला? वो तो अब वो खुद बताएंगे उनको क्या मिला यहाँ से, क्या नहीं मिला। तो लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है लोगों से कि जैसे उनने परसों ही एक दिन पहले यहाँ पे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट आके बोलते हैं कि अब एसीबी इनके पीछे पड़ने वाली है और दूसरे दिन यहाँ रेड पड़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये इन एजेंसीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, चाहे वो एसीबी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो या कोई भी और एजेंसी, पुलिस हो, हर एक को ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना बदला निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनको वो फ्रस्ट्रेशन है कि जो भी यहाँ पे हम अलायंस की तौर बढ़ रहे थे, कुछ हद तक उसमें कामयाब हुए, कुछ हद तक नहीं हुए। इंशाल्लाह ये उसी अलायंस को रोकने की वजह से ऐसी ये रेड्स और ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस PAGD की बात आप कर रहे हैं, जिसमें आपने जुड़ के कहीं जगहों पर, डोडा के 2 जगहों पर इलेक्शन लड़ा था, उसी में आज उसमें ब्रेक डाउन आ गया है। सजाद लोन वहाँ से भाग गए, क्या कुछ कमियां रही, क्या हुआ? नहीं, सजाद लोन साहब की अपनी मर्ज़ी है, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। मैंने कहा ना, उन पे भी ऐसे शायद उन पे भी एसीबी वगैरह सीबीआई का प्रेशर आ रहा होगा, तो ये तो तोड़ना चाहते हैं इस PAGD को। तो ये सारी एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं कि इसको तोड़ने के लिए, तो शायद उन पे भी ऐसा प्रेशर होगा। अब उसका जवाब तो वही देंगे कि वो क्यों बाहर निकले हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला है कि अपने लेटर में, तो वो उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें, शायद मजबूरियाँ ही लग रही हैं उनकी। सर, रविंदर रैना जी यहाँ के दौरे पे थे, तो स्टेज पे उनका भाषण था और उस भाषण में उन्होंने कहा, उनका इशारा, ये मैंने क्वेश्चन कांग्रेस के जो उर्फी मजीद वानी थे, उन्होंने रिप्लाई देने के लिए आए थे, तो उनसे भी पूछा था कि उन्होंने कहा कि जो झंडा नहीं उठाएगा, मतलब इशारा उनका समझ सकते हैं आप कहा था कि जो झंडा नहीं उठाएगा उसको हम डंडे से वगैरह ऐसा कुछ करके। तो आपको क्या लगता है कि जो झंडा नहीं उठाएगा उसको डंडे पड़ने वाले? देखिए, ये चड्डी गैंग जो अंग्रेज़ों के मुखबिर हुआ करते थे, इन्होंने तो झंडा अब उठाया है। इनके हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा तो लहराया नहीं जाता था, वो तो अब लहराया जाता है 2014 के बाद। आज तक तो इन्होंने झंडा उठाया नहीं था। ये हम दूसरों को नेशनलिज्म का सबक पढ़ाने वाले कौन होते हैं? अगर जम्मू कश्मीर इस वक्त भारत का अटूट अंग बन के है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हमेशा, और उसकी वजह से जो हमने भारत का झंडा उठाया हुआ था, उसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिसके करीब करीब 10,000 वर्कर्स मारे गए हैं मिलिटेंसी के दौरान। वो किसी और पार्टी ने वो बलिदान नहीं दिया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है।
तो ये नेशनलिज्म की बातें करने वाले अब नए नए आए, ये इनका इनकी सियासत ही नेशनलिज्म पे चलती है। अब यहाँ पे ये इनका पॉलिटिकल रैली थी यहाँ पे, और नारे सिर्फ भारत माता की जय के लग रहे थे, बीजेपी की जय की नारे नहीं लग रहे थे। तो इनका जो ये फेक नेशनलिज्म है, इसके बेस पे इनकी सियासत चलती है। ये कह रहे हैं कि हम ही भारत के नेशनलिस्ट हैं और कोई है ही नहीं। लेकिन इनसे पहले इनको हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या होता है, असली नेशनलिज्म क्या होता है। ये तो भारत को तोड़ने के काम कर रहे हैं। सर, अर्नब गोस्वामी सबसे बड़ा नेशनलिस्ट था हमारे इंडिया का। सभी कहते थे, बीजेपी ज़्यादा कहा करती थी कि ये नेशनलिस्ट है, तो आज वो एक्सपोज हो गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि वो एक स्टूज है। वो बीजेपी का एक वो एजेंडा सेट करने के लिए उसको बिठा रखा था। उसकी चैनल जो है वो एक बीजेपी के एमपी उसके ओनर हैं, उसके पार्टनर हैं उसमें वो। तो वो बीजेपी ने बिठा रखा था, और वो फेक नेशनलिज्म के नारे लगाना और हिंदू मुस्लिम के रोज़ रोज़ डिबेट्स टीवी पे जो होती थी, वो एक नैरेटिव सेट करते थे लोगों के दिमाग में, जो कि बीजेपी को वो नैरेटिव सूट करता था। तो आज वो एक्सपोज हो गए हैं, अब उसको जवाब देना। अब देखते हैं अगर ये एजेंसीज़, ये सीबीआई वगैरह, अब उन पे क्या कार्रवाई करती है, कि या फिर वो फिर बच के निकल जाएंगे। सर, आप एनसी की बात करते हैं, आपने एनसी की बात की, तो मुझे ये बताइए कि आज क्या लोग भूल चुके हैं उस एनसी को, वोट ही नहीं कर रहे? आसिम साहब है, तो आसिम साहब भी अगर हम लोगों में पूछे तो लोग बोलते हैं कि हमने आसिम साहब को चुना है, पार्टी को नहीं, एनसी को नहीं। तो क्या कमियां रही आपके हिसाब से लगती हैं? नहीं, ये बात गलत है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। अगर आप पहले स्टेट की बात कर ले, डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी परसों यहीं पे बोल रही थी कि हमने जी सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं और सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 280 सीटें थी टोटल स्टेट में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटें ली हैं। इसका मतलब ये है कि 204 सीटें वो हार चुकी है। ये एक नैरेटिव सेट करते हैं ना, वो एक मिसाल दी जाती है कि गिलास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो जब इनको सूट करता है कि लोगों को बोलना है कि गिलास आधा भरा हुआ है, तो बोलते हैं गिलास आधा भरा हुआ है। जब सूट करता है नहीं बोलना है कि गिलास आधा खाली है, तो वो लोगों को खाली दिखाते हैं। वही नैरेटिव यहाँ पे भी दिखा रहे हैं बार बार कि हमने सबसे ज़्यादा सीटें ली। अगर आप लॉजिकली बात कीजिए, वोट शेयर इन्होंने मैक्सिमम सीटें जम्मू डिवीज़न में ली। जम्मू डिवीज़न में वोटिंग परसेंटेज मोस्टली 70-80% के दरमियान रही। ऑब्वियसली यहाँ वोट ज़्यादा पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी सीटों पे कंटेस्ट नहीं किया, क्योंकि अलायंस था। कुछ जगहों पे पीडीपी ने किया, कुछ जगहों में पीसी ने किया, कुछ जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कुछ जगहों पे शाह फैसल साहब की पार्टी जो थी उन्होंने किया, और भी जो भी अलायंस पार्टनर्स थे, सीपीआई थी वगैरह थी, उन्होंने किया। अगर जब हम पूरी सीटें लड़ेंगे ही नहीं, तो वोट शेयर तो ऑब्वियसली पार्टी का कम ही होगा। आप टोटल वोट शेयर, आप पीएचडी के वोट शेयर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर से, क्योंकि आपको वो सूट करता है वहाँ पे वो बोलना लोगों को कि हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। कश्मीर डिवीज़न में वोटिंग कम, 20% 25% वोटिंग हुई, तो ऑब्वियसली वोट कम पड़े हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे लोगों को कि हमने 204 सीटें हारी भी हैं। वो चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। अभी सर, डेली वेजर्स जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडीसी वाले परेशान हैं, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जितनी भी रायबरेली खेल वगैरह, सभी ये मुद्दे जो हैं, लोग थक भी चुके हैं प्रोटेस्ट कर करके। वो कहते हैं कि यार कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एनसी कहाँ है इस प्रोटेस्ट में? किस पहले तो देखिए, हम तो 2014 से हुकूमत के बाहर हैं। ये सवाल इस वक्त बीजेपी से पूछने हैं। आपने परसों बड़े अच्छे सवाल पूछे उनसे, 4G पे पूछा और ये इन पे पूछा। उनका आगे से जवाब क्या होता है वो देखिए आप। वो कैसे गुमराह कर रहे हैं। 99% बातें वो झूठ बोलते हैं लोगों को, और ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। और इनका ये बीजेपी का, मैं इनकी रविंद्र रैना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके और नीचे तक इनका हर वर्कर का यही हाल है। इनने झूठ को ऐसे 1000 बार ये झूठ बोलते हैं ताकि वो लोगों के बीच में सच लगे। ये बोलने लगे हमने डेवलपमेंट की, हमने यहाँ पे वीडीसी को हम ही करेंगे जो करने वाले हैं। वीडीसी बनी कब थी? वो तो खैर हिस्ट्री की बात, पीछे की बात है, 2002 से पहले बनी थी वो। अब फाउंडेशन तो उसकी पहले से ही लग चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही हुई थी। लेकिन अब इनके पास उनको वीडीसी वालों को उन्होंने बनाई। सेंटर में बीजेपी थी, वो अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाई थी वीडीसी, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो सच्चाई की बात है। लेकिन उनके जो मुद्दे हैं वो यही, क्योंकि पावर में ये कर सकते हैं। लेकिन जवाब पावर में तो ये 7 साल से है ना, 2014 से ही तो पावर में है, तो इनने क्यों नहीं किया 7 साल में? कितना सीरियस है उस मुद्दों पे? 7 साल बहुत होते हैं।
एक टेन्योर 5 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे 6 साल का होता है। 7 साल बहुत होते हैं। अगर आपने किसी इशू को एड्रेस करना है तो 7 साल आपके लिए काफ़ी है। आप कहोगे नहीं जी हमें अब कम टाइम मिला, अभी हम नहीं कर पाए, आगे करेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। कितनी बार आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? कितनी बार आप, अच्छा डेली वेजेस का मुद्दा है, डेली वेजेस को ये रोज़ रोज़ एश्योरेंस देते हैं। बीच में इनकी जब सरकार थी उस वक्त एक मजाक किया गया डेली वेजेस के साथ। एक पॉलिसी आई थी, महबूबा जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन वो एक भद्दा मजाक किया था डेली वेजेस के साथ, जो पॉलिसी वो आई थी। तो उसके बाद से अभी तक ये वहाँ से क्लेम करते हैं कि दिल्ली से हमारी सरकार चल रही है, गवर्नर अपना बंदा है, हर कोई इनका अपना बैठा हुआ है। तो तब से लेके अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये मुद्दे को डिले कर रहे हैं हर चीज़ में? यही नहीं, डेली वेजेस का मसला नहीं है, कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं। वैकेंसीज कितनी डिपार्टमेंट में खाली तो हर जगह खाली पड़ी हुई हैं। ये तो वैकेंसीज, ये तो मेरे एक बीजेपी के इनके सीनियर लीडर से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से 4 लाख कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो उनने अपनी ही मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि हमें वैकेंसीज और निकलनी चाहिए। तो सेंटर के कोई उनके सीनियर लीडर आए थे, उन्होंने कहा था नहीं हमें तो इसको 3 लाख पे लाना है, हमने तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स कम करनी है, ये तो इनकी पॉलिसी है। अभी रिसेंटली गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे। देखिए वही ये फिर से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आई थी 2002 में, वो भी सेम इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी ही थी। अब 2002 में उस पर शायद 1000 करोड़ रखा गया था, आजकल वो 2800 करोड़ की कुछ करीब है अमाउंट। वो खैर तब से 18 साल हो गए, तो इतना कोई उसमें एनहेंसमेंट नहीं की है हमने। हर 15 साल में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है हर स्टेट के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये पहले से ही आती आ रही है, इनने कुछ नया नहीं किया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो जो अमाउंट ये बता रहे हैं वो एक सब्सिडी के लिए अमाउंट रखा गया होता है, कि लोगों जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते हैं उनको सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे तो पहले से वो इंडस्ट्री चल रही है सांबा में इंडस्ट्री। अब जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये सेम है, आप उसको कंपेयर कीजिए 2002 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से उठा के, वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी फिर से, सिर्फ अमाउंट उसमें 1000 करोड़ 1000 करोड़ था, अब शायद 2800 करोड़ कर दिया है, बस इतना ही फ़र्क है। सर कोविड की वजह से सभी परेशान थे, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बिज़नेस हो, हर जगह पूरे दिक्कत में थे। तो रिसेंटली फ़ारूक साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि मैं अपनी बीवी को किस नहीं कर पाया। सर फारूक साहब तो बहुत कदावर लीडर हैं, वो हर बात उनके उस ह्यूमर पे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी और से, तो वो तो ह्यूमर की तरफ हर चीज़ को ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा उसके ऊपर कि वो बड़े सच्चे बंदे, जो दिल में आता बोल देते। बिल्कुल वही तो बात है, वही तो लीडर होता है, तभी तो फारूक साहब जैसा लीडर अभी तक जम्मू कश्मीर में पैदा ही नहीं हुआ। तो जब मन किया तब कटरा चले जाते हैं, जब मन किया। वही तो सेकुलरिज्म की निशानी है। उनने कितनी बार, अभी उनको किसी को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है फ़ारूक अब्दुल्ला क्या चीज़ है, ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, वो जानते हैं कि कब क्या कहना है, और मजाक में वो कुछ भी कह देते हैं, वो भी एक अच्छी क्वालिटी है उनकी। तो अब मुझे ये बताइए कि अब इसी पे बात पे आ जाते हैं, क्योंकि डीडीसी यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी में है तो वो बीजेपी के है, तो चेयरमैन बीजेपी का बनेगा। तो एनसी अब आगे के लिए क्या कुछ करेगी अपना, जो क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो एनसी का एक ही सीट है, तो और कहीं एनसी दिख नहीं रही, और एनसी क्यों यहाँ पे पीछे है? देखिए कुछ फैक्ट्स मैं कहता हूँ ना, मैं डेटा के बेस पे बात करता हूँ। यहाँ पे अलायंस की बात हुई थी उस टाइम, उस पर मैंने ऑलरेडी 1-2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं कि अलायंस नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारे रीजंस थे। अब हम पीछे की हिस्ट्री उसको भूल जाते हैं, हम आगे की बात करते हैं। लेकिन इस डीडीसी इलेक्शंस में भी अगर एनसी ने, हम डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बीजेपी की डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही सीट है, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप असर ले लीजिए, भदरवा ईस्ट ले लीजिए, सॉरी हाँ भदरवा ईस्ट वेस्ट, सॉरी भदरवा वेस्ट, ठाठरी, और इन सभी जगहों से एनसी नंबर 2 पार्टी रही, और मार्जिन ऑफ वोट्स 200-300 का रहा है, जो अभी 500 से नीचे ही था सभी जगह पे मार्जिन, एक्सेप्ट ठाठरी। ये जैसे कि आज लोकप्रियता जो कम हो गई है एनसी की, वो क्या इस कारण हुई कि जो डेवलपमेंट्स उन्होंने कही थी कि जैसे वुमेन कॉलेज लाएंगे डोडा के अंदर, और भी बहुत, तो इस कारण शायद लोग नहीं पसंद कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे एनसी जो भी दिया हुआ है, डोडा में जो भी नुमाया चीज़ें हैं वो एनसी की दी हुई हैं 2002 से पहले,
उस के बाद उनको मौका नहीं मिला। 2002 के बाद यहाँ एमएलए कांग्रेस के रहे हैं, 2014 तक फिर बीजेपी की हुकूमत रही है। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन 2002 के इलेक्शन में हमारे मैनिफेस्टो में ये अनाउंस हुआ था कि हम वुमेन कॉलेज लाएंगे, लेकिन उसके बाद हम इलेक्शन हार गए थे। यहाँ कॉलेज की बात कर लीजिए आप, डिग्री कॉलेज डोडा जो है 86 में पहली बार आया था, आर्ट्स था यहाँ पे, उस पर साइंस फैकल्टी, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। उसके बाद जो बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी है। आप सेशन कोर्ट की बात कर लीजिए, डोडा में सेशन कोर्ट नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। यहाँ इस वक्त डोडा की ये जो कंजेशन देख रहे हैं आप ट्रैफिक की, 2002 में ही यहाँ पे एक रोड वाइडनिंग हुई थी, उसके बाद डोडा टाउन के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये सवाल तो अब इनका जवाब उनने देना है जो हुकूमत में रहे इतने बरसों तक। सवाल तो बहुत थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था इतना। सवाल मेरे पास बहुत थे, क्योंकि मैं एरियाज़ में जाता हूँ तो मुझे इश्यूज़ पता है लोकल। तो सर अगर हम बीजेपी की करेंगे, बीजेपी ने 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारी डेवलपमेंट की है, उन्होंने पुल गिनवाए, उन्होंने रोडें गिनवाई। तो बहुत जगहों के लोगों के साथ बात भी हुई वहाँ के देसा में। उन्होंने कहा कि क्योंकि टारगेट था बीजेपी का कि 2021 तक जो है घर घर लाइट पहुँचेगी, घर घर पानी पहुँचेगा, घर घर रोड पहुँचेगी। वो अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल देते हैं कि उनका वो सपना था और मोदी जी का सपना था कि लाइट पहुँचेगी। तो हमारा देसा एरिया लाइट के बिना, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था उनसे। और हमारा पुनियाला एरिया है जहाँ पे रोड नहीं है अभी भी। देखिए रोड्स यहाँ पे पहले ही बने हुए थी। ये बीजेपी वाले जब से आए हैं, ये एज अ डेवलपमेंट इन्होंने नहीं किया, ये ठेकेदार हैं, रोडों के ठेकेदार बने हुए थे। आप पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि आप कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लीजिए किसको मिला है। शक्तिराज परिहार साहब की बीवी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है, उनके नाम से वो सारे ठेके गए हैं। और ये फिर लोगों को बोलते हैं कि ये रोड हमने बनाई। अरे ये तो इसके ठेकेदार थे उन रोडों के, इनने तो वहाँ से पैसा कमाया है उल्टा। अब रोड है यहाँ पे देख लीजिए, इनके दौर में कितने किलोमीटर बनी है और उससे पहले कितनी बनी, वो सवाल तो इनसे पूछ लीजिए कि आपके दौर में कितने किलोमीटर नई रोड बनी। ये तो पुरानी रोडों को मेंटेन नहीं कर पाए। आप भरत रोड की हालत देख लीजिए। भरत रोड में पहले ही पीछे भी इश्यूज़ उठे थे कि उसमें पहले भी कुछ घोटाले हुए थे, लेकिन 2014 के बाद एक वहाँ पस्सी आई है और उसको आज तक नहीं, 5-6 साल हो गए कि वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, वो नहीं उठा पा रहे हैं लोग। तो ये किस डेवलपमेंट की बात करें। हाँ, इन्होंने डेवलपमेंट, अपने बैंक अकाउंट्स की डेवलपमेंट बहुत हुई है इनकी। आज इनका पिछले इलेक्शन में, और अगर आज इनका जो इनने नॉमिनेशन फाइल की है उसकी आप वो एफिडेविट निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि इनकी कितनी % इंक्रीज़ हुई है वेल्थ इनकी। तो वो सवाल इनसे पूछने हैं। ये खोखले नारे हैं इनके हर जगह कि हमने डेवलपमेंट की। बस वही है ना कि 1000 बार एक झूठ को बोलते हैं और वो लगता है लोगों को कि यही सच है। लेकिन फैक्ट्स पे चलिए, रोड्स यहाँ बनी हुई थी, एक आध रोड इनने बनाई है अपने दौर में, लेकिन वो तो PMGSY स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, बस सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की थी, वही आगे चलती आ रही है। लेकिन कितनी नई रोड्स बनी है, मेरे हिसाब से 2 या 3 रोड्स के अलावा नई रोड्स इनके दौर में अभी तक नहीं बनी है, और इनने कुछ भी नहीं किया है। सर मैंने रविंदर रैना सर से भी एक क्वेश्चन किया था, उर्फी सर से भी एक क्वेश्चन किया था, आपसे भी वही क्वेश्चन सेम रहेगा, क्योंकि वो आपको भी पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ कि शेर वाला, वो कि शेर बबर आ गया। मैंने उनसे भी पूछा था और उर्फी साहब से पूछा कि बहुत ट्रेंडिंग है ये चीज़, शेर बबर आ गया। शेरनी भी होती है, उसको भी शेर बबरी कहते हैं कि शेर बबर आ गया, जीतेगा भाई जीतेगा, शेर बबर जीतेगा। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लोग देख भी रहे कि शेर अगर बन गया, शेर जीतेगा तो खून पिएगा ना उनका। तो वो तो नेता बनाने चाहिए, हम इंसान बनने चाहिए। हम क्यों बहुत सारे मतलब जानवर के साथ कंपेयर करते हैं। ये तो एक नारा बना हुआ है, खैर इसको उस सेंस में हम ले नहीं सकते कि क्या है इसका एक्चुअल लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, और जो इलेक्शन में जो नारा लगता है उसका किससे रिलेट कर सकते हैं आप। ये एक नारा बना हुआ है, लेकिन अब जो बोलते हैं कि आ गया भाई आ गया, तो फिर वो प्रूव भी तो करे ना उस चीज़ को। जिस शेर बन भी जाएगा, अगर वो शेर जीत भी जाता, शेर मतलब वो बड़ा विशाल बनने की, वो उनकी प्रोफाइल को विशाल बनाने के लिए वो कहा जाता है। लेकिन शेर अगर बन गया तो शेर तो खून ही पिएगा ना। अभी तक अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाई है तो वो इन शेरों के कारण हुई है। वो शेर आए, उन शेरों ने लोगों के खून पिए, तो डेवलपमेंट कहाँ से? वही मैं भी आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कि वो तो ये तो आजकल के जो ये शेर बने हैं, ये जो कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये यही नहीं है, इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है कि कैपिटलिस्ट अब नेता बन रहे हैं। कैपिटलिस्ट जब नेता बनता है तो वो उसको लीडरशिप को भी बिज़नेस की तरह लेता है। इन्होंने इलेक्शन के दौरान ये बिज़नेस की तरह एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्शंस में पैसा लगाते हैं। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे इलेक्शन में जो करप्शन होती है,
उसका 2002 के बाद जो यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था, उसके बाद ही शुरू हुआ ये। तो ये एक पैसा इन्वेस्ट करें, और करोड़ों रुपए, इवन आपने डीडीसी में देखा होगा कई कैंडिडेट्स ने करोड़ों में खर्च किया है इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो उन्होंने करोड़ों रुपए एज अ बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगाया, अब उसको उन्हें रिकवर तो करना है ना। तो वो डेवलपमेंट किस बात की करेंगे, वो तो उन्होंने तो वो पैसा वापस निकालना है पहले अपना, और फिर अपने उस अमाउंट को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है। तो वो 3, 4, 5 साल उसी में निकल जाते हैं। लीडर जो होते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर होते हैं, वो अगर लोगों से वादा करते हैं तो उनको निभाते भी हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने अगली बार फिर लोगों को जाना है और खाली हाथ जाना है। इन लोगों ने तो फिर से पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, फिर से पैसा लेके ही जाना है मैदान में लोगों के पास। अभी फार्मर्स की बात है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सुन ही नहीं रहा है कोई। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया एक पत्रकार के द्वारा, तो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि वो एंटी, हाँ फार्मर्स है ही नहीं। तो सर वो कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे पीछे आप तो फार्मर्स की बात कर रहे हैं, इन्हें तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एंटी नेशनल और क्या क्या नहीं कहा, पाकिस्तान के एजेंट कहा, क्या नहीं कहा। इनके खिलाफ जो भी खड़ा हो जाता है ये उसको एंटी नेशनल का टैग लगा देते हैं, और फिर इनका वो आईटी सेल बैठा होता है, वो उसको इतना उसको शेयर करता है उस चीज़ को कि वो लोगों के जहन में एक बात बैठ जाती है। अभी अपने किसानों के नहीं हैं तो किसी और के क्या हो सकते हैं। पीछे सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी वो पाकिस्तान का एंगल लाए थे कि एंटी नेशनल हैं, उनको भी यही कहा था। अब पंजाब के फार्मर सिर्फ पंजाब का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है, हर जगह राजस्थान में हो रहे हैं प्रोटेस्ट, हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है, साउथ में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन वो सरदार पंजाब के जो हैं वो ज़रा आगे आगे हैं, वो दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुँच गए हैं, तो उनको इजीली इनने खालिस्तानियों से लिंक कर। अगर जम्मू कश्मीर से कोई होता तो उसको पाकिस्तानी बोल देते। तो ये तो इनकी एक, जिस चीज़ का इनके पास जवाब नहीं होता ना, उसको ये एंटी नेशनल कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं। ये तो अब लोग इनको जवाब देंगे अगले इलेक्शन में कि क्या हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे शादाब सोवर्दी सर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, सभी इश्यूज़ के ऊपर हमने बातचीत की। तो मैं लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप क्वेश्चंस नहीं करते, चाहे आप एनसी के पास जाओ या आईएनसी के पास जाओ, उनसे क्वेश्चन, कांग्रेस के लोगों से या एनसी के लोगों से क्वेश्चन नहीं करते, उनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन किया जाता है, अपोजिशन से भी किया जाता है, लेकिन अपोजिशन से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, लोगों के साथ हो या नहीं हो। जो रूलिंग पार्टी होती है हमेशा क्वेश्चन उस पे होता है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो काम कर सकती है, और अपोजिशन के पास भी ये पावर होती है कि वो काम करवा सकती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो अपोजिशन कहीं ना कहीं मर चुकी है, वो नहीं है वो अपोजिशन जो अपोजिशन किया करती थी। अब देखना ये है कि अपोजिशन हमारे हिंदुस्तान की कितनी आगे आती है, और आगे आकर जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है उससे क्वेश्चन करती है। आप यूं ही जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ, देखते रहे NH1 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर परयार, डोडा।